नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। और इसमें रोजमर्रा की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का हम समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े हुए कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं और साक्ष्य या सबूत साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामले में अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द से तात्पर्य सभी दस्तावेज शामिल इसमें होते हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले के तथ्यों के बारे में अदालत को आश्वस्त भी किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। बता दें कि ऐसे में सबूत की महत्वता भी बढ़ जाती है। ये तो ठीक है, बुनियादी जानकारी विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो पांडे जी आपको विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन खुल चुकी है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबूत से जुड़े हुए कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं। परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल आपसे यही है कि सर एविडेंस एक्ट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? देखिए नेहा जी, आपने शुरू में ही बता दिया कि ये इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 में आया था और ये अंग्रेजों ने बनाया था। बहुत पुराना हो चुका था। अभी जो है 2024 में इसको लागू किया गया है। दूसरा है वो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल मिला के थोड़े मोड़े चेंजेस जो है, बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं है, बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं किए गए हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन किए गए हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं माने जाते थे, लेकिन आजकल ये मान लिया गया है, उसमें एक सबूत में रख दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक आप सबूत जो है दे सकते हैं। जैसे कोई डिजिटल चीज आ गई हो या कोई वीडियो या और चीजें हो गई इस ढंग से जो इलेक्ट्रॉनिक संबंधों से चीजों से जुड़ी हुई हो, उनको भी सबूत के तौर पर, उनको भी साक्ष्य के आधार पर माना। पहले इसको नहीं माना जाता था। पहले मान लीजिए रखा गया है, रेडियो की बात है या फोन की बात हो गई थी तो उसको कहा जाता था कि नहीं, इसका हम कोई प्रमाणीकरण नहीं कर सकते हैं, इस नाते हम इसको नहीं मानते। लेकिन जो नया कानून आया है उस कानून के तहत अब इसको रख लिया गया है कि अब आप डिजिटल एविडेंस को भी वहां पर पेश कर सकते हैं और उसको पूरी तरह से मान लिया जाएगा। दूसरा परिवर्तन आया है कि जो ये देखने में ये लगा है कि पहले ये था कि वो पर्सन में था, यानी मैन आदमी व्यक्ति, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं था। पहले वो पुरुष कहते थे कि ही करके ही प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल वो पर्सन शब्द का प्रयोग हो गया है, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल कर लिया गया है। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं जिनको कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। पहले इन चीजों को उसमें नहीं रखा गया था। पहले ये स्थिति थी कि केवल पुरुषों को, और दूसरी चीज ये थी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को नहीं रखा गया था, उसको उसमें शामिल नहीं किया गया था साक्ष्य के आधार पर। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। सर, ये बताइए कि एविडेंस या सबूत क्या होता है? देखिए, एविडेंस और सबूत ये महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहली बात तो ये होना चाहिए कि पहले ये जानना चाहिए कि एविडेंस है क्या। एविडेंस, आपने भी इस चीज को अपने प्रस्तावना में कहा है, लेकिन एविडेंस है क्या, ये खास तौर पर जरूरी चीज है। जैसे मान लीजिए मैं कोई मुकदमा लड़ रहा हूँ और मैंने कोई दावा किया है किसी के ऊपर, तो हमको तो ये प्रमाण देना पड़ेगा ना कि हमारा ये जमीन है या हमारी संपत्ति है। किसी के ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने चोरी किया है, तो
चोरी करने वाले को आप सड़क चलते व्यक्ति पर कोई आरोप लगा देंगे, उसको तो कोई मानेगा नहीं। आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, या इस व्यक्ति ने मर्डर किया है, या किसी महिला के साथ इसने दुष्कर्म किया है। तो केवल ये कह देने मात्र से ये नहीं बात बन जाएगी कि नहीं इसने दुष्कर्म किया है, या इसने उसका मर्डर किया है, या उसने उसके साथ मारपीट की है, कोई भी चीज कही गई है क्रिमिनल लॉ में। तो ये देखना पड़ेगा कि कैसे उसने कहा है और किस आधार पर कहा है। तो जो ये आरोप लगाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जिसको आपने भी कहा था, कि जो प्रूफ जो बार है वो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर है जिसने उसको लगाया है। जैसे मैंने अगर मान लीजिए कह दिया कि देखिए ये जमीन मेरी है या ये मकान मेरा है, तो मेरे मकान कह देने से वो मेरा मकान तो हो नहीं जाएगा, ये जमीन मेरी हो नहीं जाएगी। मुझे ये साबित करना होगा कोर्ट में जाकर के ये जमीन कैसे मेरी है, मुझे ये सबूत देना होगा कि ये मकान मेरा कैसे हुआ, मकान पर जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर रखा है तो क्यों कर रखा है, ये सारी चीजों का सबूत देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं ना कि आपको अपने पक्ष में जो सबूत दे रहे हैं वो भी एक एविडेंस हुआ, या जिस व्यक्ति ने इसको रिफ्यूट किया, माने उसको गलत माना है, कहा नहीं ये गलत व्यक्ति हमारे खिलाफ दावा कर रहा है, वो भी एक सबूत उस पक्ष का हुआ, विपक्ष का वो सबूत हुआ। तो दोनों तरफ से, जैसे किसी ने कह दिया कि इसने हमारा मर्डर कर दिया है, मेरे किसी परिचित का मर्डर कर दिया है, तो मर्डर कर दिया है तो ये कहने मात्र से तो हो नहीं जाएगा कि उसने उसका कत्ल किया है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि ये कत्ल कैसे किया। इसी नाते कहते हैं ना कि जब मर्डर का कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ये पुलिस को तय करना होता है, पुलिस उस पर साबित करती है कि इस व्यक्ति को पकड़ा गया, इसके पास एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसके यहाँ पड़ गए, इसके उंगली के निशान वहां पर मिले हुए हैं, वहां पर चाकू मिला है, वहां पर गन मिले हैं या गन के गोलियां मिली हैं, और उसकी जांच कराई गई है, जांच में ये पाया गया है कि यह इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो उसके आधार पर वो सबूत माना जाता है। तो एविडेंस का मतलब कि जो व्यक्ति जो कहता है, कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर के अपना दावा लगाता है वह, और जो उसके विरोध में करता है वह उसका सबूत होता है, और जो दावा लगाता है उसका सबूत होता है, जो विरोध में ले आता है बातों को वो उसका सबूत होता है। दो तरह के सबूत इसमें हो गए। यही मेन चीज होता है, एविडेंस क्या है, एविडेंस इसी से पता चलता है। जी सर, ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज और ओरल एविडेंस में क्या अंतर होता है, और दस्तावेज सबूतों की वैधता कैसे साबित होती है? हाँ, ये बात ठीक कह रही हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई लैंड हमारे पास है और या कोई मकान हमारे पास है, तो हमने उसका बैनामा लिखवाया होगा ना, रजिस्ट्री हुई होगी, उसका म्यूटेशन हुआ होगा, अब वो हमारा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हुआ है। और मान लीजिए कई बार ऐसा है कि वो हमने लिखाया और हमारे पास कागज ही नहीं हुआ, कागज नहीं हुआ तो हम फोटोकॉपी ले आएंगे, फोटोकॉपी ले आकर के उसमें कह देंगे कि देखिए ये फोटोकॉपी है हमारे पास और इसको आप, तो ये एक तरह का सेकेंडरी एविडेंस हुआ। मान लीजिए वो उसमें साफ नहीं, क्योंकि आप अगर ओरिजिनल कागज को ले आते हैं, जैसे मैंने हाई स्कूल की सर्टिफिकेट दी अपनी, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट जब दिया तो ये एक तरह का दस्तावेज हुआ कि हमने वो दस्तावेज को प्रस्तुत किया है और हम क्वालिफाइड हैं इस नौकरी में आने के लिए, तो ये तो हो गया। और अगर मान लीजिए वो नहीं है तो हम क्या करते हैं कि फोटोकॉपी ले आते हैं और फोटोकॉपी को लगाते हैं, तो ये कहा जाता है एक सेकेंडरी एविडेंस है, ये उसका वैल्यू उतनी नहीं है जितनी की ओरिजिनल की है, जितना की मूल का है। अब इसमें ओरल में क्या है, ओरल मान लीजिए किसी ने कोई जो गा करके गवाही दिया, जैसे किसी के घर किसी ने हमला किया और उस घर की महिलाएं हैं, उन्होंने देखा इस चीज को कि ये व्यक्ति आया और उसमें 4-5 लोगों को लेकर आकर के हमला किया, क्रिमिनल लॉ में बात, तो उसमें ये ओरल एविडेंस हुआ। ये कोई इसका सबूत की जरूरत इसमें नहीं है, उसमें पुलिस इसी बात को आकर के रिकॉर्ड करेगी कि क्या ये व्यक्ति इसने हमला किया है, कितने बजे वो आया था, कितने लोग उसके साथ आए थे, क्या क्या उसके पास हथियार थे, बात कहाँ से शुरू हुई, गाली गलौज हुई कि नहीं, गाली गलौज में क्या बात हुई, किसने गाली दिया और कौन मतलब उसके ऊपर भारी पड़ा। तो यह तो ओरल एविडेंस हुआ। ओरल एविडेंस और दस्तावेजी एविडेंस में यही फर्क होता है कि दस्तावेजी माने डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आपके पास मूल प्रमाण है,
और ये ज्यादातर सिविल केसेस में होता है, माने जो दीवानी के मामले होते हैं उसमें होता है। और ओरल एविडेंस जो होता है वो सामान्य तौर पर कहते हैं कि ये क्रिमिनल मामले में गवाही के लिए तैयार किया जाता है, गवाही रखे जाते हैं। और वो उसमें भी दीवानी मामले में भी जब गवाह को आप पेश करते हैं तो गवाह उसमें आता है कि देखिए हम इसको देख रहे हैं, 15 साल से या 20 साल से इस मकान में रह रहे हैं या 25 साल से इस जमीन को जोत बो रहे हैं। तो ये सब चीजें उसमें ओरल एविडेंस के अंतर्गत आती हैं। दोनों में यही खास अंतर है। जी सर, किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है? देखिए, जिन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है, ये तो मेन मतलब ये हुआ कि हम मान लीजिए अगर लेके आते हैं तो किसी को गवाह दे लेके आते हैं तो किन बिंदुओं पर गवाही दी जाएगी? उन बिंदुओं को जो हमारे बात को सत्य साबित कर सके, उन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है। हम तो इस ढंग से पेश करेंगे, कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगा कि क्या आप जो गवाही दे रहे हैं वो सही गवाही दे रहे हैं या गलत गवाही दे रहे हैं। गलत गवाही दे रहे हैं तो उनकी जांच पड़ताल होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन जिसको कहते हैं, जीरा होती है। और जीरा में ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जीरा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जीरा में वो मुख्य उद्देश्य होता है कि जो गवाही देने आया है वो उसकी बातों को गलत साबित कर दिया जाए, ये जीरा का तात्पर्य होता है। या अगर साबित नहीं गलत हो पा रहा है तो उसकी बात को सही मान लिया जाता है, और जो सही मान लिया जाता है वही उसकी गवाही का मुख्य कारण बनता है। तो किन किन बिंदुओं पर गवाही? जिन बिंदुओं से हमारी बात सही साबित होती है, जिन चीजों से जो गवाह लेके आता है जो उसके पक्ष में जाती है, उन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है और उन्हीं बिंदुओं पर गवाही होती भी है। ऐसा मुख्य तौर पर काम होता है कोर्ट में, ये न्यायालय में ये बात जाती है। ये बताइए कि गवाही कौन दे सकता है? क्या गवाहों की संख्या निर्धारित होती है कुछ कि इतने ही लोग गवाही दे सकते हैं? सबसे पहले जो आपने दूसरी बात पूछी है वो उसका जवाब मैं पहले दे देता हूँ कि गवाहों की कोई संख्या निर्धारित नहीं होती है। हाँ। गवाह जो है आवश्यकता अनुसार जो जिसको पेश करना होता है वो ले आता है। जैसे अगर वो रिलेवेंट है तो उसको पेश किया जाता है, और ये गवाह ले आने का अधिकार पार्टीज को होता है और वो कोर्ट में देते हैं। और कोर्ट अगर इस चीज को देखता है कि रिलेवेंट होगी गवाही तो उनके पास ये इस चीज को खास तौर पर रखा जाता है कि वो गवाही दे सकते। अब दूसरी बात ये आती है कि गवाही कौन दे सकता है, किस ढंग से दे सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई घटना हुई है और उस घटना में उसको तो पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तहत आ गया, नहीं तो क्या होता है कि आप गवाह ले आते तो उसमें डिजिटल चीजें जैसे आ गई हैं, आजकल तो डिजिटल का जमाना आ गया है और इसके कारण कई खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं, कई अड़चनें भी आ गई। बहुत सारी चीज को आप प्रूव कर सकती हैं और डिजिटल लेकिन डिजिटल गवाही करके। लेकिन इसमें कह रहे हैं, अभी तो हमको ज्यादा नहीं मालूम है, लेकिन इसके बारे में कहते हैं कि एआई ने ऐसा चमत्कार कर दिया है कि आप कोई गवाही देने जा रहे हैं, गवाही को कोई चीज आदमी गलत ढंग से ले, कई फर्जरी की घटनाएं हो जाती हैं। तो इन सारी चीजों को भी इसमें ध्यान में रखना होता है कि क्या इसमें कोई फर्जरी हुई है। तो ये एक फोरेंसिक गवाह है, तो इसके जांच के लिए क्या होता है, फोरेंसिक लेबोरेटरी होती है जो इस चीज को बताती है, उस गवाह को भी पेश करना पड़ता है कि ले आया जाए। जैसे और देखिए, ये गवाह और क्लाइंट ये दोनों के बीच में चोली दामन का साथ होता है। जैसे ये वकील और क्लाइंट मुकदमा लड़ने वाले के बीच में संबंध होता है, जैसे डॉक्टर और रोगी के बीच में संबंध होता है कि आप उस चीज को किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे उसकी जान खतरे में बढ़ सकती है। इसी तरह से ये चीज ध्यान में रखना होता है कि क्या गवाही देने वाले की पूरी सुरक्षा है कि नहीं। तो कोर्ट को ये इंश्योर करना पड़ता है, कोर्ट इस चीज को ध्यान में रखता है कि जिस व्यक्ति की गवाही ली जा रही है उसकी पूरी तरह से सुरक्षा हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किया जाए। क्योंकि गुंडे बदमाश बहुत घूमा करते हैं और जो आदमी किसी ने गवाही दिया है तो उसकी कई बार हत्या हो जाती है, कई बार उसको विकलांग बना दिया जाता है। तो ये गवाही देने की जो बात आती है, गवाही इन्हीं लोगों से ली जा सकती है। कई फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उसमें इस चीज को रखा जाता है। जैसे डॉक्टरों की सलाह ली जाती है, वो उसके बारे में पता लगाया जाता है। और डीएनए का चेक किया गया है, किसी क्रिमिनल केस में हुआ है कि उस चीज को देखा जाए कि हो गया। और अभी क्या होता है
कि सिविल केसेस में लेखपाल की गवाही हो जाती है, कई बार तहसीलदार तक को लिए बुला दिया जाता है कि उसमें उनकी गवाही भी देखी जाएगी कि कब इसका म्यूटेशन हुआ, कब इसमें इसको खरीदा किसी ने, कब इस चीज को इनके कब्जे में लिया है। ये सारी चीजों को गवाही मुख्य रूप से होती है और इन्हीं को मुख्य रूप से ध्यान में रख करके गवाही दी जाती है। जी, गवाही किस क्रम में दी जाती है सर? इसका कोई क्रम निर्धारित होता है क्या? जी, गवाही का क्रम निर्धारित ढंग से नहीं है, तो कोर्ट के ऊपर डिसाइड करता है। लेकिन ऐसी चीज है कि गवाही, मान लीजिए गवाही ऐसी चीज के दे दी जाए जिसका कोई मतलब ही ना हो जाए। आप बताइए कि एक आदमी ने कहा कि जब ये मर्डर हुआ था मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है कि मैंने इस व्यक्ति का कत्ल किया था और उस व्यक्ति के कत्ल के समय मैं नेपाल में था, तो मुझे यह साबित करना पड़ेगा कि मैं नेपाल में था, इस नाते मेरे ऊपर इल्जाम गलत लगा है। ये एलिबाई के विटनेस के एक तरह से कहा जाता है कि मुझे लोग गवाही दे के आएंगे और कंपनी से जहां मैं काम कर रहा था या जो मेरे लोग साथ हैं उनको गवाही के रूप में ले आया जाएगा कि नहीं, ये व्यक्ति तो उस समय यहाँ पर था ही नहीं, नेपाल में था, थाईलैंड में था, अमेरिका में था, इंग्लैंड में था, ये यहाँ पर था ही नहीं, तो कैसे ये मर्डर कर सकता है। तो ये इस चीज को ये ध्यान में खास तौर पर। और जैसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखे जाते हैं, जो परिस्थितिजन्य एविडेंस वो देखे जाते हैं कि मान लीजिए कोई घटना किसी के यहाँ हुई और उस घटना में उस व्यक्ति का सामान मिला और उन सारी चीजों को आप पकड़ में ले लिया गया, तो पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी और उस चीज को गवाही के रूप में पेश करेगी कि ये गवाही। तो ये कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि किस क्रम में गवाही दी जाए, कौन सी काम चीज करने के लिए यह पहले ठीक रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि गवाही की उसमें कई बार जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली एग्जेमेटिक जिसको कहते हैं, ये अपने आप में प्रूफ है, ये इसमें के लिए गवाही की जरूरत नहीं होती है। और मान लीजिए किसी ने आरोप लगाया और आरोप लगाने के बाद उस व्यक्ति ने कह दिया कि नहीं हमने किया है, ये गलत काम किया है, तो उसमें किसी की जरूरत नहीं है। जिसने उसको मुकदमे को किया है और उसकी बात को किसी ने प्रतिवाद उसका नहीं किया है, तो जिसने मुकदमा किया है वो उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा। कोर्ट के सामने ये बात आ जाती है कि नहीं, इसका तो कोई प्रतिवाद है ही नहीं, तो गवाही किस क्रम में की जाएगी। इसलिए गवाही का कोई क्रम वहां पर नहीं होता और गवाही का क्रम निर्धारित करना होता है, तो न्यायालय इस चीज को तय करता है कि किस क्रम में इस गवाही को उपस्थित किया जाए, जिससे कि वस्तुस्थिति का पता चल सके। क्योंकि न्याय का उद्देश्य होता है कि हम किसी के पक्ष में न जाए, न किसी के विरुद्ध जाए, बस हम केवल इतना करें कि न्याय हो और न्याय में जिसका पक्ष मजबूत है उसी के पक्ष में यह न्याय दिया जाना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि देखिए, न्याय में सबसे जरूरी बात ये होती है कि 100 व्यक्ति चाहे कसूरवार हो वो छूट जाए, लेकिन एक बेकसूर यानी निरपराधी व्यक्ति को कभी भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले जरूरी चीज है कि निरपराधी को किसी भी तरह की सजा न मिलने पाए, यही उद्देश्य होता है न्यायालय का। और इसी क्रम में न्यायालय जो है अपने उस विटनेसेस को तय करता है, एविडेंस को इसी पर तय करता है, यही आधारभूत इसका काम है। जी, ठीक है। सर ये बताइए कि क्या किसी कॉन्ट्रैक्ट के कंटेंट के ऊपर भी गवाही दी जा सकती है? कॉन्ट्रैक्ट जैसे कोई संविदा हुई, कोई गवाही देने का तात्पर्य ये, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए हम दे रहे हैं क्योंकि हम द्वारा इससे ज्यादा पाला पड़ता रहा इस नाते। मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है किसी, तो नौकरी में ऑफर होता है, कोई एक ऑफर दिया जाता है कि ये चीजें आपको हो गई है, और ऑफर के बाद एक एक्सेप्टेंस होता है, हमने उसको एक्सेप्ट किया तो हम नौकरी पा गए। अब उसमें क्या होगा कि ये कई बार होता है कि धोखाधड़ी से या ऐसे कुछ करके एक ऑफर हमको मिला है और हमने उसको एक्सेप्ट किया। जो ही हमने उसको एक्सेप्ट किया वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, संविदा हो गई। और संविदा में कोई अगर हेर फेर किया गया है तो निश्चित तौर पर उस पर हमको आपत्ति करने का अधिकार है। तो इस पर गवाही देने का अधिकार होता है कि जो उससे जुड़े हुए लोग व्यक्ति हैं, हम उनको साबित करेंगे ले आकर के कि देखिए ये संविदा में ये छेड़छाड़ की गई है और ये इस छेड़छाड़ के कारण ये गवाही देने के लिए लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो ये इस निश्चित तौर पर उस संविदा पर भी गवाही दी जा सकती है और ली जा सकती है। लेकिन सामान्य तौर पर यह माना जाता है
कि संविदा दो व्यक्तियों के बीच में हुई है, कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में तय हुआ है। जैसे कोई सामान मैं किसी से खरीद रहा हूँ और कोई मुझे सामान बेच रहा है, तो ये दो व्यक्तियों के बीच में, दो फर्मों के बीच में हुआ है। अगर इसमें कोई मान लीजिए छेड़खानी नहीं हुई है तो इसमें कोई गवाही की जरूरत नहीं होती है। अन्यथा गवाही की जरूरत के लिए वो ध्यान में रखना पड़ता है कि किसको जरूरत है, जो खरीदने वाला जरूरत है या जैसे नौकर है या मालिक उसके लिए है या बेचने वाला, इस आधार पर गवाही तय की जाती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।